हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, आज हमारा संजीवनी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक फिजिक्स। हाँ जी, एटॉमिक फिजिक्स से आपके 2 या 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और अच्छी बात यह है कि इससे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आप उनको 100% बना देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं, बहुत इजी होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, आपने चाहे पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे जो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले रहेगा रदरफोर्ड। ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली, क्लोजेस्ट अप्रोच, निकटतम दूरी। जब अल्फा पार्टिकल लौट के वापस आता है या अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट होता है, उस केस में एक क्लोजेस्ट दूरी होती है, वो बहुत बार एग्जाम पेपर में पूछी जाती है। इससे रिलेटेड इसमें एक होता है संघट्ट प्राचल, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं बी। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बोर मॉडल। और ये जो बोर मॉडल है, इसमें 3 पोस्टुलेट हैं। अलग अलग पोस्टुलेट से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है। पहले और दूसरे पोस्टुलेट से मिला के कई सारी चीज़ें निकलेंगी, जैसे एनर्जी, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेजिस्टेंस, वेलोसिटी, उसका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं और इनमें से एक क्वेश्चन 100% आता है। इसके बाद हमारा रहेगा इमिशन और एब्जॉर्प्शन को देखना, मतलब उत्सर्जन और अवशोषण को देखना, जो कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रल लाइन से लिंक करेगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइन है। स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब समझते हैं, लाइमन बामन पाशन ब्रैकेट फुंड। ये किस रीजन में आती हैं, किसकी फ्रिक्वेंसी अधिक होगी, किसकी एनर्जी अधिक होगी, क्या इसका फॉर्मूला है वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। और एक टॉपिक और जो KBS में देखा गया है और इस बार हो सकता है आ जाए, जिसका नाम होता है रिकॉइल एटम। जब कोई एटम से एनर्जी बाहर निकलती है, फोटोन बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ आता है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है या मोमेंटम कितना होता है, कभी कभार पूछ लेते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बहुत मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करें। ओके, तो टॉपिक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो, इसमें हम ज़्यादा कलाकारी नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से आपको पता है एक इसमें अल्फा पार्टिकल होता है और वो जो अल्फा पार्टिकल है वो जाता है कहाँ पे, गोल्ड फॉइल पे या सोने की पन्नी पे। अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। जो हमारा हीलियम होता है ना, उसमें से यदि दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएँ तो उस केस में हमारा जो पार्टिकल बनता है वो कहलाता है अल्फा पार्टिकल। और ये धनावेशित है क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है। ये जिस वेलोसिटी से मूव करता है उसको हम V0 मान लेते हैं। और ये माना जाता है कि ये सोने की जो फॉइल रखी है, या इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 79। सोने से या सोने के एटम से ये जो अल्फा पार्टिकल जहाँ से चलता है, इनके बीच में लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं। उसका कारण होता है क्यों, यदि इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो इसके पास जब ये चलेगा तो केवल एक एनर्जी होगी, उसका नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी, 12 mv0²। और दूरी ज़्यादा होने के कारण इसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को काहे बता रहे हो, क्योंकि इसी से ही क्लोजेस्ट अप्रोच या निकटतम दूरी निकलने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब देखो, ये अल्फा पार्टिकल धनावेशित कण है और ये बताया कि एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, या इसको पूरा न्यूक्लियस मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा जब इसके पास आएगा तो ये कैसा है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी होगी कि बिल्कुल पास जाके वापस लौट जाएगा। तो ये जितना पास गया वो कहलाता है क्लोजेस्ट अप्रोच R0। जो भी आपका और कोई सिंबल दे सकते हो, पर R0 मैक्सिमम बुक्स में ये मेंशन किया गया है। तो R0 यदि हम क्लोजेस्ट अप्रोच मान लें तो सोचो क्या हुआ होगा, पार्टिकल तेजी से आ गया, बिल्कुल यहाँ पे वो रुक गया होगा। तो जब पार्टिकल रुक गया है तो उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी हो गई,
फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई सर। इसका मतलब पार्टिकल की यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर? बिल्कुल 0 है। इसका मतलब मैक्सिमम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ टोटल एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो टोटल क्या है? काइनेटिक। जब तेजी से इसके पास जाएगा तो पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को रिपेल करेगा और धीरे धीरे इसका वेग घटता जाएगा, यहाँ जाके 0 हो जाएगा और वापस आ जाएगा। हम जैसे किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है? पार्टिकल की वेलोसिटी 0। क्या मैक्सिमम? उसकी पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही यदि इस पॉइंट को इनिशियल माना जाए तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे आप तो आपको क्या मिलने वाला है? टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर टोटल फाइनल एनर्जी। दो छोटे छोटे पॉइंट पे हम बात करना चाहते हैं, हमको याद आ रहे हैं फिर हम भूल जाएंगे। दो कमेंट हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं और आपके यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी हैं। एक तो ये है कि सर लैंग्वेज जो है आप थोड़ा सा और हिंदी इस्तेमाल करें। तो आपको बताएं यहाँ जो लैंग्वेज हम हिंदी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैक्सिमम हिंदी है। बाकी का फिजिक्स जो है टोटली हिंदी पढ़ना ना तो आपके लिए पॉसिबल है ना हमारे लिए, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर में भी स्पष्ट लिखा आता है कि इंग्लिश में लिखे हुए क्वेश्चन ही करेक्ट माने जाएंगे। हिंदी में यदि कोई मिस्टेक है तो वो मिस्टेक को लीगल नहीं माना जाएगा, वो मिस्टेक ही मानी जाएगी। कुल मिला के बात इतना सा है, इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो हैं वो ठीक मानते हैं। दूसरा, हिंदी के जो वर्ड एग्जाम पेपर में आते हैं वो गूगल कॉपी करके आते हैं, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस होते हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंग्लिश में होता है फिजिक्स का। और एमएससी भी आप किए होंगे, वो बात अलग है कि जब इंग्लिश में एमएससी करते हैं तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता। ये एक नेगेटिव फॉल्ट भी है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बीएससी या ग्रेजुएशन तो आप हिंदी पढ़े, उसके बाद सीधे इंग्लिश में चले गए। फिजिक्स के जितने भी जो टेक्निकल टर्म हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट, इसको प्रयोग कहते हैं, इनको इंग्लिश में ही रखें तो आपके लिए भी अच्छा है, एग्ज़ाम पेपर के बेस पे भी अच्छा है। क्योंकि नेट के एग्ज़ाम पेपर में जो केवल हिंदी की बेस पे जाता है वो कभी सिलेक्शन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें फ्लिप फ्लॉप जो आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब्जेक्ट है फ्लिप फ्लॉप, उसका एग्जाम्पल हम हमेशा देते हैं। वहाँ लिखा आता है हिंदी वाले सेक्शन में, नेट के पेपर में, उल्टा पुल्टा। ऐसे ही बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी में बड़े ही गंदे हैं। गंदे का मतलब आप समझ ही नहीं सकते क्या रहा है, क्योंकि गूगल कॉपी करते हैं, लैंग्वेज डिजाइन नहीं करते। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे ये है कि हम जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप सीखें। ये नहीं कि चलो रिवीजन है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं इसमें वो सब पढ़ाने की जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है। इसलिए आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। कोऑपरेट का मतलब यहाँ लैंग्वेजेस को सीखें, जो हम यहाँ टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, जो हम यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, उन दोनों को सीखें। और जो केवल इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा बहुत हिंदी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझें, ठीक है। दूसरा जो कमेंट है, दूसरा जो बात है, उसमें कई सारे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप कोई अदर कॉन्सेप्ट पे या अदर टॉपिक पे लेक्चर चाहते हो तो आप हमको बताइएगा। तो उस केस में कई सारे कमेंट आए हैं, ग्रुप पे भी आए, यूट्यूब पे भी आए। तो कंसीडर किया जा रहा है जितने भी पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, जो इजी हैं, कम टाइम में आपको समझ में आ जाएंगे, उन सबको लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप उनको टाइम टू टाइम देखें, ये ना सोचें एक बार सीरीज़ को पूरा आ जाने दें उसके बाद देखेंगे। पर डे देखोगे तो बर्डन नहीं लगेगा। इसका क्या तरीका होना चाहिए देखने का, एक नोटबुक लेके आइए। यदि नहीं लेके आ रहे हो तो एक सेपरेट नोटबुक आपके पास हो, उसमें इसको थोड़ा थोड़ा सा लिखना चालू करें, पॉइंट्स लिख दें, ठीक है। फॉर्मूले जो हम बता रहे हैं वो लिख दें। तो क्या होगा, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ाया तो 3-4 पेज या 5 पेज में ग्रेविटेशन तैयार हो जाएगा, उसको आप रिवाइज करते रहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एमपीटेट का पेपर जो है हमको लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बनेगा, इतना लेवल नहीं बनना चाहिए। यदि केबीएस डिपार्टमेंटल जैसा भी बना तो आप आराम से कर दोगे, इससे बाहर पेपर जाता नहीं है। हमने पहले भी कहा है केबीएस एनवीएस के जितने भी पेपर आए हैं वो हमारे नोट्स में से ही आए हैं, बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन वो बात अलग है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़रूरी होता है, लेकिन टाइम कम है तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो, जो पढ़ा रहे हैं वो समझो। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप इस तरीके में कुछ बदलाव चाहते हो, जैसे एक स्टूडेंट ने कह दिया हिंदी इंग्लिश का इशू, तो हमको अच्छा लगा, उसने अपनी बात रखी। आपका कोई भी ऐसा इशू है कि सर आप लैंग्वेज चेंज कीजिए या फिर और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाइए या और न्यूमेरिकल जोड़िए या न्यूमेरिकल घटा दीजिए और डिटेल में जाइए या ऊपर ऊपर से पढ़ा दीजिए,
आप जैसा भी और बताना चाहें बता सकते हैं, आपके सजेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए साहब, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv0² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। चलिए यहाँ इस पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। पोटेंशियल बोलो कितनी होती है, माइनस, ओके, 1/4πε0 को k लिख सकते हैं, Q1 Q2। तो अल्फा पार्टिकल, तो उसका मान लेते हैं अपन लोग, इस पे जो Z है इसका क्रमांक वैसे तो 2 होता है हीलियम का, तो अपन Z1 मान लेते हैं। आविश कितना हो जाएगा, Z1e और Z2e अपॉन R0। याद है ना, K Q1 Q2 अपॉन R होता है, पोटेंशियल एनर्जी यही होता है ना। चलिए हमको क्या निकालनी है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो कितना नज़दीक तक पहुंच सकता है, तो R0 इसका आंसर होगा। आप R0 को सेपरेट कर लें, जैसे R0 को सेपरेट करोगे 2 इधर चला जाएगा, तो 2K Z1e, Z अलग अलग क्यों लिखना है, अब एक साथ लिख देते हैं, Z1 Z2e² अपॉन, ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, mv0²। ये लो जी, ये याद रखना। क्या पूछा जा सकता है, R0 प्रोपोर्शनल टू 1/v0²। ये एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, 2 पूछे गए हैं, बाकी का फॉर्मूला पता होगा तो काम हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है कि जैसे एक अल्फा कण 0.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से सोने की फॉइल मतलब पन्नी पर इंसिडेंट होता है, आपतित होता है या टकराता है, स्कैटरिंग होती है, विकिरणित होता है, तो बताइए क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी, R0 बताइए। तो देखो जी, R0 निकालना चाहते हो तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो 2, ये K क्या होता है 1/4πε0, वैल्यू बताइए 9 × 10⁹ अल्फा कण है तो Z1 कितना हो जाएगा, अल्फा कण के लिए 2e, याद है ना आपको, ऐसे लिखते हैं, तो कंपेरिजन कर लेना चाहिए इससे 2He4 से। Z बराबर क्या होता है 2, A बराबर कितना होता है 4, Z बराबर 2e। हाँ जी, सोने की फॉइल है तो कहने की जरूरत ही नहीं है, 79 होता है, और E² का मतलब E² अपॉन। चलिए यहाँ पे mv0² है, ये थोड़ी सी तकलीफ वाली बात है, कैसे, यहाँ mv0² की वैल्यू क्या लिखोगे, इसलिए बेहतर ये रहेगा आप यहाँ आ जाओ, ये कितना दे रखा है हाफ mv0², यहाँ पे 0.79 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ये पूरा 9 × 10⁹ Z1 का मतलब 2e और इसका मतलब 79e, और नीचे क्या आ जाएगा R0। अब बात ये है कि ये सब जो क्वांटिटी है ना ये SI में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, याद है किसी को, नहीं पता, 1.6 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 10⁻⁻19 जूल होता है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में बदलना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको हटा देते हैं, हाँ जी, यहाँ क्या लिखेंगे 0.79 मेगा का मतलब 10⁶, और E है ही, और ये आ जाएगा अब जूल में, E कहाँ से आया, E हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया जूल में बदलने के लिए, बराबर 9 × 10⁹ 2e 79e अपॉन R0, E से E कैंसिल आउट हो गया, 79 तो 0.01 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और 0.01 ये 4 बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 4 है, इधर 5 बचेगा, R0 आ जाएगा जो भी आ रहा है 9 × 10⁻, बोलो जी 5, और यहाँ कितना बचा हुआ है 2, और E का मतलब 1.6 10⁻⁻19, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी, अभी हमने क्लोजेस्ट अप्रोच देखा,
और उसमें जो न्यूमेरिकल किया था उसमें हमने एक क्वांटिटी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट किया था। कई सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो वापस समझ लीजिए एक बार। देखो करना क्या है, मेगा का मतलब आप समझते हो 10⁶ लिख सकते हैं और यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपकी यदि परमिशन हो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको बताया था या आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। अब इसको उठा के यहाँ लिखना है, तो बताइए क्या लिख पाएंगे? 10⁻6 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना? 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये किसके बराबर होता है? ये तो सर आवेश है, किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो बस इसको ऐसे लिख दिया और ई से ई कैंसिल आउट कर दिया था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सब इस वापस इसलिए समझाया है कि न्यूक्लियर पढ़ाएंगे तब भी काम आएगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्लोजेस्ट अप्रोच केवल उस पार्टिकल के लिए होती है जो सीधा जाता है और लौट के वापस उसी डायरेक्शन में आ जाता है। ध्यान रखना, जैसे क्लोजेस्ट जब अप्रोच निकालते हैं तो पार्टिकल बिल्कुल सीधा जाता है और लौट के क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कहलाती है क्लोजेस्ट अप्रोच। लेकिन एक और होता है जिसको कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। और ये जो होता है इसका मतलब होता है संघट्ट प्राचल। क्या होता है? संघट्ट प्राचल। सर क्या चीज़ होती है इसमें? जब पार्टिकल, जैसे एक तो आता नहीं है, कई सारे अल्फा पार्टिकल आते हैं, तो वह अल्फा पार्टिकल जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस को कवर करता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कहाँ से? नाभिक से ऐसे निकल जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ना सबसे नज़दीक वाली, ये कहलाता है इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है, बाकी के सारे फिर जो होते हैं वो ऊपर से निकलते हैं। तो ये हमारा बी है और याद इतना रखना है कि ये जो बी है वो इस एंगल थीटा का कॉट और θ/2 के प्रोपोर्शनल होता है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए एक चीज़ और होती है, 3 चीज़ें होती हैं याद रखने वाली रदरफोर्ड में। पहली कौन सी? क्लोजेस्ट अप्रोच। दूसरी कौन सी? इम्पैक्ट पैरामीटर। और तीसरी कौन सी? तीसरी होती है सर नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में जितने अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णित हो रहे हैं, प्रकीर्णित होने का मतलब अलग अलग एंगल्स पे जा रहे हैं, 1 सेकंड में कितने जा रहे हैं, तो उनकी संख्या ध्यान रखना। ये फॉर्मूला कई बार सीधा एग्जाम पेपर में आया है। सॉरी, ये 4 होता है। क्या होता है? ये 4। ये फॉर्मूला याद रखो, खाना खाना भूल जाना है आपको, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं भूलना है क्योंकि ये बहुत बार आता है। एक बार कलाकारी करती है TIFR में, एक एग्ज़ाम होता है टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च सेंटर का। उसमें क्या दे दिए? 1 सेकंड में प्रकीर्णित होने वाले अल्फा पार्टिकल का जो संख्या है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स याद करके गए थे, इसको दे दिया ये, जबकि बात एक ही है। 1/sin क्या होता है? कोसेक। इस कोसेक होता है ना, तो कोसेक 4 आ गया क्योंकि ये 4 है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है? देखो क्वेश्चन आ सकता है क्या आएगा बताओ? लिखो 100 अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री के कोण से प्रकीर्णित होते हैं या स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है जी, प्रकीर्णित होते हैं। 100 अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री कोण से प्रकीर्णित होते हैं। तो बताइए यदि एंगल मतलब कोण 60 डिग्री का हो तो कितने अल्फा पार्टिकल होंगे? इस तरीके से लैंग्वेज हमने थोड़ा देसी बनाया है। बाकी का 2 एंगल मिलेंगे और एक आपको अल्फा पार्टिकल मिल सकता है। उल्टा भी पॉसिबल है, 2 संख्या दे दे अल्फा पार्टिकल की, एंगल पूछ ले। तो क्या होगा? n1 माना इसके लिए 1/, बोलो जी, sin 4। 90 लिखा है, 90 का आधा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? n1 प्रोपोर्शनल 1/sin 4
कौन सा 45, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो ध्यान रखना कभी भी आपको इस तरीके से दो के बीच में रेशो पूछा हो तो एक काम करना n1/n2। n1 का कहाँ आता है, नीचे, क्या लिखेंगे देखो जी, sin 4 थीटा 1/2। इसका कहाँ आएगा, ऊपर, क्योंकि 1 है इस वजह से। ये लो जी, क्या लिख सकते हैं, sin 4 थीटा 2/2। और भी कन्वीनियंट या सुविधाजनक बनाने के लिए क्या लिखोगे, sin थीटा 2/2 बटे sin थीटा 1/4। ये याद रखना, अभी हमने क्वेश्चन किया ही नहीं, अभी तो फॉर्मूला बनाया है, तो ये याद हमेशा आप रखना, n2 इधर आता है, n1 इधर आता है, मतलब n1 का जो एंगल है वो इधर आएगा, n2 का एंगल इधर आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, n1 कितना दे रखा है 100, n2 निकालना है, n1 का जो एंगल है वो कितना है 90 है, 90 का आता कितना हो जाएगा 45, तो sin 45 कितना होता है 1/√2, ऊपर कितना आ जाएगा 60, 60 का आता 30, 30 कितना होता है 1/2, और ये आ गया आपका 4। हाँ जी, ये कहाँ आएगा, ये 2 नीचे आएगा, √2 ऊपर जाएगा, और हम देखेंगे 4 यहाँ आ जाएगा 100/n2। अब देखो ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, नीचे √2 4 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, कितना आ जाएगा 1/4, और 4 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए, n2 इधर कर दीजिए, 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। कुल मिला के किसी भी एक्सपेरिमेंट में 90 डिग्री के एंगल पे यदि 100 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं, तो बताइए 60 पे कितने होंगे, 400 पार्टिकल। ओके, चलिए साहब आगे बढ़े थोड़ा सा। तो ये हो गया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोर मॉडल को। और बोर जो मॉडल है उसमें 3 हमारे पोस्टुलेट हैं, उनको समझते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब हमारा टॉपिक है बोर मॉडल, और ये एक ऐसा मॉडल है जिससे हम कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ निकालेंगे, जैसे रेडियस, जैसे वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अलग अलग ऑर्बिट में एनर्जी, और इसी की हेल्प से आगे हम तीसरा पोस्टुलेट जो है उसको डिज़ाइन करेंगे। तो आपका काम क्या है, इसको ध्यान से सुनना, इसके पोस्टुलेट को समझना। टॉपिक लगाइए बोर मॉडल, ठीक है, और इसने 3 बातें कही, 3 अभिग्रत बताए या 3 पोस्टुलेट दिए, बातें की हैं। पहली बात क्या बताई, इसने कहा कि सर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, और यदि वृत्ताकार कक्षा में कोई भी एलिमेंट चक्कर लगाता है तो उसको आवश्यक जो अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक देगा, और नाभिक किसकी हेल्प से देगा, कूलम्ब फोर्स की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय बल चाहिए वो किसकी वजह से मिलने वाला है, नाभिक की वजह से, मतलब कूलम्ब फोर्स की वजह से। और कूलम्ब फोर्स 2 आवेशों के बीच में लगता है। माना नाभिक में जो प्रोटॉन है वो जेड हैं, तो क्या बनेगा देखिए, पहला आवेश इलेक्ट्रॉन, दूसरा आवेश जेड ई, और बीच की डिस्टेंस यदि हम आर मान लें तो कूलम्ब फोर्स क्या कहता है, r²। जानते हो ना कूलम्ब फोर्स, K Q1 Q2/r², और यदि एक आवेश Q1 यहाँ रखा है और दूसरा आवेश कहाँ रखा है, Q2 यहाँ रखा है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ से r और r कैंसिल आउट हो सकता है, और अलग अलग चीज़ें हम निकाल सकते हैं। दूसरा जो पोस्टुलेट है, दूसरा पोस्टुलेट कहता है, दूसरी बात जो है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में, उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग NH× के बराबर होगा। ठीक है, या H क्रॉस का पूर्ण गुणज होगा। इसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, MBR बराबर NH/2π। ठीक है, MBR क्या है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। क्या है ये, कोणीय संवेग। चलिए, तो 11th में आपको काफ़ी पढ़ा दिया है हमने, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए साहब, अब इन दोनों की हेल्प से हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ निकालते हैं। पहली जैसे रेडियस निकालनी है, तो रेडियस होती है 0.529 n²/z, और एंगस्ट्रम में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, रेडियस कितनी आती है इसकी, n²/z। अब जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर कितना होगा, 1 होगा। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, r बराबर 0.529
n स्क्वायर एंगस्ट्रम। अब n बराबर यदि 1 है, पहला ऑर्बिट है तो 1 लिख दीजिए, दूसरा है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आप कहने का मतलब रेडियस निकाल सकते हो, जैसे पहले ऑर्बिट की कितनी आ जाएगी 5 to 9 एंगस्ट्रम, क्यों, n बराबर 1। दूसरी कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर कर दो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो रेडियस आप अलग अलग ऑर्बिट की कैलकुलेट कर सकते हो जिस तरीके से वो पूछेगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी जो है वो आती है 2.2 10⁻⁶ Z/n मीटर प्रति सेकंड, इस तरीके से आती है। तो इनके ये जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता है। यदि हम ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएं, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में जाए, बाहर वाले ऑर्बिट्स में जाएगा तो हमारा n बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो अंदर वाला जो ऑर्बिट में वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बाहर वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी कम होती है। क्यों, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कल ग्रेविटेशन में इसका एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, तो चलिए वही H एटम होगा तो Z बराबर 1, हीलियम एटम होगा तो Z बराबर 2, और Li होगा तो Z बराबर 3। लेकिन ध्यान रखना बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन लाइक एटम में लगता है, मतलब ऐसे एटम जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन हो। तो एक इलेक्ट्रॉन, अब हीलियम क्या है 2He4, तो इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा, तब बोर मॉडल लगेगा। लिथियम में से कितने निकालने पड़ेंगे, 2 निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये 3 होता है, तो इस पर क्या लगेगा, फिर हाइड्रोजन एटम का कॉन्सेप्ट या बोर मॉडल लग पाएगा। रिपीट कर रहे हैं, बोर मॉडल केवल और केवल उन एटम्स पे लगता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, या उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन की तरह दिखने वाले एटम। हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेगा, इसमें से 2 निकाल दोगे तो हाइड्रोजन की तरह व्यवहार करेगा। इसके बाद कौन सा आता है, बेरिलियम, उसमें से निकाल दोगे 3 तो किसकी तरह व्यवहार करेगा, हाइड्रोजन की तरह। तो ध्यान रखना, जैसे उसने पूछ लिया तीसरे ऑर्बिट की और हीलियम के लिए क्या बतानी है, वेलोसिटी। तो b बराबर 2.2 10⁻⁶, z बराबर क्या है हीलियम का 2, n बराबर कितना दिया है 3। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो वेलोसिटी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, एक बार एग्जाम पेपर में इस तरीके से भी आ गया है, c/137 Z/9। ठीक है, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको सॉल्व करके देखना, यही आती है Z/n। ये हो गया दूसरा वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा देखो, एक जो हमारी ओमेगा होती है, क्या होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, वो होती है Z²/n⁻⁰, वो प्रोपोर्शनल होती है Z²/n³ के। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या होगा, हमारी सिंपल फ्रिक्वेंसी होगी, वो भी सेम प्रोपोर्शनल होगी Z²/n³ के। जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होता है 1/f, तो क्या हो जाएगा n³/z²। ये थोड़ा सा आपके लिए नया है, इसको आप थोड़ा सा याद रख लेना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो क्या है, देखो क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसकी जब सर जो टोटल एनर्जी आती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। ये आप याद रखें, टोटल एनर्जी ध्यान रखना, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला के जो नेट एनर्जी आ रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, यदि वो nth कौन सा है, n ऑर्बिट में क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है nth में। वैसे इसका पूरा फॉर्मूला भी कभी कभार पूछ लेते हैं, एक बार राजस्थान की फर्स्ट ग्रेड में आया था, Me4 8ε02 h² Z²/n²। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो ध्यान रखना जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो केवल प्लस लगाना है, किसमें, जो टोटल एनर्जी है उसमें। मतलब प्लस में क्या आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z²/n²। यही क्वांटिटी प्लस में आनी चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, वो होती है डबल ऑफ ई टोटल। अब ई टोटल प्लस में नहीं लेनी, ठीक है, मोड लगा दिया मतलब प्लस में लेने के लिए। तो ई टोटल कितना लिखोगे, पूरा -12 लिखना, 13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बिल्कुल कल की तरह ही है, ग्रेविटेशन में भी ऐसा ही हुआ था। टोटल एनर्जी कितनी आई थी ग्रेविटेशन में, लिंक करोगे यहाँ से, टोटल एनर्जी इन ग्रेविटेशन कितनी आई थी, माइनस, हाँ जी, जी m1 m2 अपॉन आर। इस तरीके से टोटल एनर्जी अलग अलग वे में लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी 2r, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, इसमें प्लस लगाना था। टोटल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी, इसका डबल करना था। पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस जी m2 अपॉन आर। सिंबल कुछ और हो सकते हैं पर यही फॉर्मेट आता है। टोटल एनर्जी जो है वो आधी होती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, नेगेटिव सहित। अभी और चर्चा करते हैं इस मसले पे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से पूछ लिया। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा, आप डिवाइड करके देख लेना, 1:2 आएगा। व्हाट इज द रिलेशन या रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड ई टोटल, कितना आना चाहिए, 1:1। दोनों कैसे होती है, बराबर होती है, देखो होती है बराबर। चलो तीसरा रिलेशन क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का हो गया पोटेंशियल के साथ, तो टोटल एनर्जी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन आएगा, टोटल का पोटेंशियल एनर्जी के साथ वही रिलेशन आएगा जो काइनेटिक एनर्जी का आया था। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने सारा चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आप एक काम और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये हटा दें आपको तकलीफ ना हो तो। देखिए बोर मॉडल में जो टोटल एनर्जी थी उसको याद रखना हमेशा सबसे ज़्यादा काम में आती है। देखो यदि हम एनर्जी लेवल डिजाइन करने की कोशिश करें, आप देखिएगा और हमको आंसर बताना। हमने देखो ये जो एनर्जी लेवल है ये n बराबर 1 का बनाया है, 2 3 4 5 6 और ये nth है, ठीक है, n है। यहाँ एनर्जी कितनी आनी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना यदि H एटम के लिए बनाओगे तो जेड बराबर कितना, 1, जेड बराबर कितना आ जाएगा 1। हीलियम के लिए कितना आ जाएगा, जेड बराबर 2, ओके। n बराबर हमने 1 पहले ऑर्बिट के लिए देख रहे हैं, पहले सेल के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए, हम बना रहे हैं H एटम के लिए, तो H एटम के लिए बना रहे हैं तो Z बराबर 1 लिख दो, और पहला है तो n बराबर 1। दूसरा देखोगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि नीचे 4 आएगा तो 3.4 के आसपास आ जाएगा। ये 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आएगा, ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा, ये 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा, और ये 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा, और आप आगे आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, भले ये वाले 2 याद ना हो पर 1 2 3 4 तो आप याद रखें कि यदि पूछ ले दूसरे ऑर्बिट की हाइड्रोजन के लिए जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, तो -3.4। और नहीं याद हो रहा है तो आप डिवाइड करते रहें, जैसे तीसरे का निकाल रहे हैं तो 9 का डिवाइड कर दें, 9 एकम 9, 1 बच गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो 5 टाइम्स चला जाएगा, ओके। चलिए जैसे आपसे हीलियम के लिए पूछ लिया, तो हीलियम के लिए क्या करेंगे बताइए। हीलियम जो है उसके लिए यदि आपसे पूछ लिया तो जेड क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो हर जगह 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हर जगह 4 का। और मल्टीप्लाई करने के बाद एक आपको शानदार चीज़ मिलेगी, क्या मिलेगी बता दें, चलिए मल्टीप्लाई करने के बाद एक आपको शानदार चीज़ मिलेगी। उसके न्यूमेरिकल रेयरेस्ट केस में बनते हैं, पर अब पता नहीं एमपी में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बनते हैं। क्या बनता है, जैसे उसने कहा कि हीलियम की जो, या हाइड्रोजन की, चलो हीलियम की जो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है वो होती है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के बराबर की। ध्यान रखना, हीलियम के जो चौथे ऑर्बिट की एनर्जी है वो होती है हाइड्रोजन के दूसरे के बराबर की। ये क्या लिख दिया सर, चलो चेक कर लेते हैं। देखो हाइड्रोजन की कितनी है, पहले की 13.6 है, और हीलियम का निकालोगे तो 3.4 गुणा 4 करोगे तो कर लेना, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। तो हाइड्रोजन के लिए जो n बराबर 1 की एनर्जी है 13.6, वो हीलियम के लिए किसके बराबर की है, सेकंड की। और देखो हाइड्रोजन के लिए ये कौन सी एनर्जी है, 2,
तो चौथे के लिए जो 4 से गुणा करने के बाद आएगी वो कितनी आएगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगी। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन के लिए 5वें की जो एनर्जी है वो हीलियम के लिए किस ऑर्बिट के बराबर आएगी, तो डबल कर दो, 5 दूनी 10। तो हीलियम के किसके बराबर क्या आएगी, 10। कैसे, जब हाइड्रोजन के लिए हम n बराबर 1 में एनर्जी निकाल रहे थे तो यह एनर्जी किसके बराबर आ रही थी, डबल के बराबर। n बराबर 2 के लिए निकाल रहे थे तो डबल के, n बराबर 3 के लिए निकालेंगे तो 6 के, ऐसे n बराबर 5 का निकालेंगे तो किसका आ जाएगा, 10 का। याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। बस ये बताना चाहते हैं हीलियम का एनर्जी जो है ऑर्बिट का और हाइड्रोजन का जो एनर्जी ऑर्बिट का, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। हाइड्रोजन की जो एनर्जी होगी किसी भी ऑर्बिट में उसकी डबल यदि आप करोगे तो वो जो एनर्जी है वो उस लेवल की मिल जाएगी हीलियम के लिए। जैसे हाइड्रोजन की पहले ऑर्बिट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो हीलियम में कहाँ मिलेगी, जब आप डबल करोगे। ठीक है, डबल का मतलब सेकंड ऑर्बिट में। उसने कह दिया कि हाइड्रोजन के लिए सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हीलियम के किस लेवल पे मिलेगी, इस 2 का कर दो डबल, 4, चौथे लेवल पे मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे पोस्टुलेट पे, तीसरे अभिग्रहित पे या तीसरी बात पे, जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन, अवशोषण और उत्सर्जन के बारे में बताता है। और उसी के हेल्प से हम लैम्डा निकालने का फॉर्मूला देखेंगे। फिर हम देखेंगे लाइमन, बामर, पाशन, जो ब्रैकेट फॉर्म कुछ हमारी सीरीज़ हैं उनके बारे में, और भी कई सारी बातें करेंगे। तो इसको हटा देते हैं हम। अब हम जो समझने जा रहे हैं वो है बोर का तीसरा पोस्टुलेट या तीसरा अभिग्रहित। और तीसरा अभिग्रहित जो है वो बताता है कि अवशोषण क्या है, इमिशन क्या है, या अवशोषण कब होगा और उत्सर्जन कब होगा। इसके पहले हम एक छोटा सा टॉपिक आपको बता दें, वो है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। ये टॉपिक कभी कभार पूछ लिया जाता है। जैसा ही इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। नाम क्या है इसका, आयनन ऊर्जा। एक ऐसी ऊर्जा जो आयन को डेवलप करे। और आयन कब डेवलप होता है, कोई भी आयन कब डेवलप होता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से अलग करने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को अनंत पर ले जाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। अच्छी बात यह है कि इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे माना कोई हाइड्रोजन का नाभिक है और इसका जो पहला ऑर्बिट है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि पहला ऑर्बिट है तो n बराबर 1, हाइड्रोजन है तो z बराबर 1। तो यह आंसर आ गया टोटल एनर्जी का। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है। नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे नहीं बंधा है। ध्यान रखना, एनर्जी यदि नेगेटिव आ रही है टोटल तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, अब यदि इस इलेक्ट्रॉन को आयन में बदलना है, इसको बाहर निकालना है, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सर इतनी ही एनर्जी प्लस में दे दो। तो टोटल कितना आ जाएगा, 0। और हमने कल बताया था ग्रेविटेशन में, यदि किसी भी सैटेलाइट की एनर्जी 0 है इसका मतलब वो फ्री है, वो अनंत पे है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा जब भी आपसे पूछ ले किसी भी ऑर्बिट में, माना उसने पूछ लिया n बराबर 3 में बताइए किसके लिए, H एटम के लिए, तो आपका काम बस इतना है, टोटल एनर्जी को निकालो। -13.6 हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको आयनन जैसे ही करना है, इसको प्लस कर दो, क्या हो जाएगा ये आयनन, मतलब प्लस में इतनी ही एनर्जी जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आंसर। ध्यान रखना, ऑप्शन में माइनस वाला भी ऑप्शन मिलता है और प्लस वाला भी, तो कन्फ्यूजन मत होना कि सर ने कहा था टोटल एनर्जी के बराबर ही होता है, लेकिन साइन अलग होता है। टोटल एनर्जी माइनस में होगी और आयनन का काम क्या है, उसको बाहर निकालना, तो प्लस में एनर्जी देनी पड़ेगी। चलिए, तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनर्जी स्टेट है। ठीक है, ये n1 मान लीजिए, ये n2 मान लीजिए, ये n3 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये कह रहा है कि यदि n1 से n2 की तरफ यदि आप जाना चाहते हैं तो
इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर आपको फोटोन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फोटोन से ऊर्जा लेनी पड़ेगी। इसको क्या कहेंगे? अवशोषण, मतलब एब्जॉर्प्शन। और उल्टा भी पॉसिबल है, यदि जैसे हमारे पास ये N2 है और ये N1 है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगा, तो इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर क्या इमिट करेगा ये? एक फोटोन। तो इस घटना को क्या कहेंगे अपन लोग? इमिशन या उत्सर्जन। अब निकलने वाला फोटोन या लेने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? इनके डिफरेंस के बराबर। माना यहाँ एनर्जी En2 है, यहाँ एनर्जी En1 है, तो एनर्जी का डिफरेंस यदि आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए, ज़्यादा एनर्जी कौन सी है? ऊपर वाली, कम एनर्जी नीचे वाली है, तो En2 माइनस En1। आप चाहें तो इसको H डेल्टा न्यू भी लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा? En2 माइनस En1। वो पूछ ले आपसे फ्रिक्वेंसी का अंतर बताओ तो डेल्टा न्यू निकाल देना, कितना आ जाएगा? En2 माइनस En1 अपॉन H। सेम यहाँ कर सकते हो। तो ये अवशोषण है और ये इमिशन है। अब काम इतने से नहीं होता। माना कोई इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में जा रहा है और निकलने वाले फोटोन की एनर्जी तो आपने कैसे निकाल दी? इससे निकाल दी। उसने पूछ लिया निकलने वाले फोटोन की वेवलेंथ बताओ लैम्बडा, तो उसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्बडा बराबर, हाँ जी, R Z² 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। ये लो जी, इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो? यदि N2 से कोई पार्टिकल कहाँ आ रहा है? N1 की तरफ आ रहा है। ये जरूर बना लेना, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। N2 से कहाँ आ रहा है? N1 की तरफ। यदि आप भूल जाएं कि यहाँ N2 है कि यहाँ N1 है, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं, सर यहाँ N1 लिखें कि यहाँ N2 लिखें, यहाँ इनिशियल लिखें कि यहाँ फाइनल लिखें। जो छोटा है वो यहाँ आएगा, जो बड़ा है वो यहाँ आएगा। मतलब जैसे ये 4 है और ये 2 है, तो ये कौन सा है? ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला पीछे आएगा, कम है तो ये आगे आएगा। उल्टा तो कर दिया हम, उल्टा कर दिए शायद कि नहीं की? देखो हमको भी कन्फ्यूजन हो गया। हम अपना कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे? हम अपना कन्फ्यूजन दूर करेंगे 2 4, ठीक है, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? देखो, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 4, ज़्यादा वाला हमेशा पीछे लिखोगे, कम वाला हमेशा आगे लिखोगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब किसी भी संख्या में या एक में जब कम का भाग लगाओगे तो ये क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा। तो ज़्यादा में से क्या घटाएंगे? कम, तभी तो हमको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। रिपीट कर रहे हैं, लैम्बडा हमको पॉजिटिव चाहिए। ये हमको पॉजिटिव कब मिलेगा? जब ये क्वांटिटी कैसी हो? ज़्यादा। ये क्वांटिटी कैसी हो? कम। ये ज़्यादा कम होगी जब ये नीचे वाला कम होगा, तो कम का मतलब नीचे कम लिखना है। रिपीट करें, कोई भी आपको दे रखा हो, एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, क्योंकि इमिशन जो है वो हायर से लोअर में ही होता है। तो जो हायर है उसको यहाँ लिखो और जो लोअर है उसको हमेशा यहाँ लिखो। लोअर कुछ भी दे रखा है नीचे लिख देना, क्योंकि नीचे लोअर होगा तो ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, बड़ी होगी। बड़ी में से छोटी घटेगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट होता है जो खुद को डेवलप करने पड़ता है। धीरे धीरे कोशिश करोगे तो समझ में आएगा। चलिए, तो ये आप फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखें। कई बार क्या होता है, वो एनर्जी पूछ लेता है, तो आप एनर्जी का फॉर्मूला भी Hc अपॉन, यही है क्या? Hc, हाँ जी, ठीक बात है। इस तरीके से आप 1 अपॉन लैम्बडा का मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला आप एनर्जी का भी बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है? H न्यू होती है और न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्बडा। तो इस तरीके से आप पूरा 1 अपॉन लैम्बडा का फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हो, R² 1 अपॉन N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। ठीक है, कई बार क्या होता है वो पूछ लेता है वेव नंबर, तो वो भी आप बता सकते हो कि 1 अपॉन लैम्बडा जो है वो वेव नंबर ही होता है। आगे बढ़े, चलिए, एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे बहुत अच्छा लेने वाले हैं, चलो उसको बाद में लेंगे, पहले कुछ सीरीज पढ़ा देते हैं। तो सीरीज हम देख लेते हैं पहले। सीरीज का मतलब श्रेणी। श्रेणी जो हैं वो इमिशन के लिए हैं, इनको स्पेक्ट्रल लाइन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रम रेखाएं। और ये जो लाइन है ये हमको मिल रही हैं 5 तरीके की, और 5 साइंटिस्ट ने इनका डिस्कवरी किया है, इसलिए उनके नाम पे है। पहला क्या होता है? लाइमन। और दूसरा क्या होता है? बाल्मर, जिसको बामर भी कहते थे कई बार।
ठीक है, इंग्लिश वर्ड इसका बाल्मर होता है, आप चाहो तो इसको बामर भी लिख सकते हो, समझदार हो। तीसरा क्या होता है, पाशन। चौथा क्या होता है, ब्रैकेट। और अगला कौन सा होता है, फुंड होता है। और पांचवा होता है फुंड। हाँ जी, पहला जो लाइमन है, ध्यान रखना ये कैसे वर्क करते हैं, एक बार हम आपको बता देते हैं। यह बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। क्या बनता है, समझ लीजिए आप। जैसे ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं, ये हमारे पास अलग अलग एनर्जी लेवल बने हुए हैं, बहुत है। चलिए, ये 1 2 3 4 5 6 7। देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि ग्राउंड स्टेट में आएगा, अब वो चाहे यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, कहीं से भी आए, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इससे रिलेटेड जो हमारी सीरीज होगी वो कौन सी होगी, लाइमन। क्या होगी, लाइमन सीरीज होगी। और ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये अल्ट्रावायलेट में आती है, यूवी, अल्ट्रावायलेट, यूवी, अल्ट्रावायलेट का मतलब परावैंगनी में आती है। ठीक है, ठीक है, परावैंगनी में आती है। और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी की होती है। यदि nth स्टेट से हम लाएं, मतलब nth लेवल से लेके आएं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको इसी की मिलेगी, सबसे वेवलेंथ कम इसी की मिलती है। क्यों मिलती है, उसका कारण जब हम अगली सीरीज पढ़ा देंगे तो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। दूसरा जो है हम लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, n से लेके कहाँ जाना है, n बराबर 1 में जाना है, बस ये हमारा पर्पज़ है। और ये फॉर्मूला लगा के आप इसका वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसकी जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो किस रीजन में निकल के आएगी, यूवी में, अल्ट्रावायलेट में। अगला जो है वो बाल्मर है, बालरम नहीं है, बाल्मर है ये। और बाल्मर जो होती है वो कहती है कि nth से, मतलब किसी भी स्टेट से आप किस में आओगे, 2 में। आपको कहा आना है किसी भी स्टेट से 2 में। तो यहाँ जो सीरीज डेवलप होगी ये कौन सी होगी, बामर होगी, बाल्मर होगी। ठीक है, और इस सीरीज में जो पहली लाइन मिलती है, जो n बराबर 2 में आती है, कहाँ से, n बराबर 3 से, उसको कहते हैं H अल्फा लाइन। जो n बराबर 4 से 2 में आती है उसको कहते हैं H बीटा लाइन। और जो n बराबर 5 से आती है उसको कहते हैं H गामा लाइन। अगला नहीं होता, केवल 3 लाइन होती है। इन सब में सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो किसकी होती है, H गामा की, उसके कम H बीटा की, सबसे कम H अल्फा की। क्यों, क्योंकि H गामा जो है उसका फोटोन देखो यहाँ से यहाँ, मतलब एनर्जी क्या है यहाँ पे 5, और यहाँ कैसी है 2। तो इनका बीच का जो अंतराल होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एनर्जी का। यहाँ जो एनर्जी का इंटरवल है वो ज़्यादा है, यहाँ एनर्जी का इंटरवल और कम है, यहाँ एनर्जी का इंटरवल और कम है। और E बराबर होता है Hc अपॉन लैम्बडा, या E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा लिख सकते हो। तो जहाँ एनर्जी का इंटरवल ज़्यादा, वहाँ लैम्बडा कम। तो वैसे ही सबसे ज़्यादा एनर्जी का इंटरवल कहाँ है, H गामा के पास। तो H गामा लाइन की वेवलेंथ कैसी होगी, कम। ठीक है, तो आप लिखवाना चाहो हमसे, लैम्बडा सबसे ज़्यादा किसकी है, अल्फा की, उससे ज़्यादा, उससे कम बीटा की, और उससे कम गामा की। और एनर्जी पूछो सबसे ज़्यादा सबसे कम किसकी है, अल्फा की। एनर्जी सबसे कम सबसे उससे ज़्यादा किसकी है, बीटा की, और उससे ज़्यादा किसकी, गामा की। ऐसे। अब अगला तो आपको समझ में आओगे, ये n से कहाँ जाओगे आप, 2 में। अगला समझदार हो आप, n से कहाँ जाओगे, 3 में। n से कहाँ जाओगे, 4 में। और n से कहाँ जाओगे, 5 में। ठीक है, आप कहोगे हाँ ये वो भी लिख लो, बाल्मर किस में आती है, विजिबल, मतलब दृश्य में। और पाशन किस में आती है, पाशन आती है IR, नियर IR लिख दो, नियर IR। नियर समझते हो, मतलब जो अवरक्त किरण है उनसे जस्ट पहले वाला, मतलब इनिशियल जो अवरक्त हैं उनमें। ये क्या आती है, ये प्रॉपर IR में आती है। और ये क्या आती है, फार IR में आती है। जैसे IR का ये रेंज है, फॉर एग्जांपल ये IR का रेंज है, इसमें इसकी रेंज की वेवलेंथ जो है वो इंफ्रारेड में आती है। तो यहाँ तो पाया जाएगा आपका पाशन, बीच में पाया जाएगा आपका ब्रैकेट, और लास्ट में क्या पाया जाएगा, आपका फुंड। इस तरीके से होता है। ठीक है, ये विजिबल में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बाल्मर थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है क्योंकि विजिबल होता है, इसका जो स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है, और इनको हम देख नहीं सकते।
क्योंकि हमारी जो रेंज है वो विजिबल में ही वर्क करती है। ओके, तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये ध्यान रखें जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से आपको लगेगा यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया कि n जो भी है, चलो n2 बराबर 100 है और n1 बराबर 1 है, n2 बराबर 200 है और n1 बराबर 2 है, n2 बराबर 1000 है और n1 बराबर 1 है, n2 बराबर 500 है और n1 बराबर 3 है। और लिख लो n2 बराबर कितना है, मानो 600 दे रखा है और n1 कितना दे दिया, माना 3 दे दिया। तो पूछ लिया बाल्मर सीरीज में कौन सा आएगा, लाइमन में कौन सा आएगा, पास्चन में कौन सा आएगा। तो इनिशियल स्टेट कहाँ से चली है वो ये हमको नहीं देखना है, फाइनल देखना है। 1 में पहुँचने वाले तो ये 2 किस में आ जाएंगे, लाइमन में। ये अकेला किस में है, बाल्मर में। ये किस में, पास्चन में। 4 आएगा तो फुंडा जाएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि बताइए इनकी एनर्जी का क्या चक्कर है। चक्कर मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें से 5 में से किसकी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी देखो कि ट्रांजिशन जो है, जैसे लाइमन है, ठीक है। अब लाइमन में ये देखो कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे ये तो आ रहा है 100वें लेवल से, ये आ रहा है 1000वें लेवल से। तो पहले और 1000 के बीच में लंबी दूरी है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का लेवल है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 3 की, ठीक है। उससे कम किसकी है, इसकी। बात आया समझ में, पक्की बात। इस तरीके से अब बाकी में भी देख सकते हो। तो जितना ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस है, जितने ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी और वेवलेंथ कैसी होगी, कम होगी। कई सारे एग्जांपल आपके टेस्ट सीरीज में अवेलेबल हैं, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इनका कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं पता हो तो आप ये ध्यान रखना, लाइमन जो है किसी से n में जाएगी, बाल्मर किसी भी एनर्जी स्टेट से 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। पहला या था यूवी अल्ट्रावायलेट, विजिबल, नियर IR, IR और फार IR। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ H अल्फा, H बीटा, H गामा ध्यान रखना। H अल्फा कौन सी है, H अल्फा फिक्स है 3 से 2 में, H बीटा क्या है 4 से 2 में, H गामा क्या है 5 से 2 में, ये फिक्स है, ठीक है। चलिए इसको हम हटा के और एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं, इसको हटाओ। हाँ जी, अब हमारा टॉपिक का नाम है रिकॉइल एटम। और हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए नया हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है। देखिए टॉपिक लगा लीजिए, रिकॉइल एटम। रिकॉइल शब्द का मतलब यदि आप मुझसे सीधा सीधा पूछो तो इसका मतलब होता है लौट के वापस जाना। किसी भी चीज़ का लौट के वापस जाना क्या कहलाता है, रिकॉइल। और आपने काइनेमेटिक्स में, गतिकी में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने ये पढ़ा है कि जब किसी बंदूक से कोई बुलेट या कोई गोली बाहर निकलती है तो बंदूक भी पीछे की तरफ जाती है। नहीं पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा, हमको ऐसा लग रहा है। इस तरीके से बंदूक होती है और इससे क्या निकलती है, एक बुलेट। तो जब बंदूक चलाई नहीं गई है तो उसका नेट मोमेंटम कितना होता है, कुल मोमेंटम 0। जब बंदूक को चला लेते हैं और बुलेट बाहर निकल जाती है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और बंदूक कहाँ जाती है, पीछे की तरफ। क्यों, क्योंकि संवेग का संरक्षण होना चाहिए। वो वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ आ जाएगा। कैसे, देखो हमारे पास एक एटम है और इस एटम में मानते हैं हमारे पास 2 एनर्जी लेवल हैं। इसका नाम लिख लेते हैं N2, इसका नाम लिख लेते हैं N1। और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास उपलब्ध है हायर स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में। तो अब इस सिचुएशन में ये जो एटम है वो हमारा रेस्ट में है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसका इनिशियल संवेग कितना होगा, 0। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, जिसका इसका ट्रांजिशन टाइम जैसे इसका पूरा हुआ, संक्रमण काल पूरा होगा जो कि 10⁻⁸ सेकंड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, नीचे मूव करेगा और बाहर क्या निकलने वाला है, एक फोटोन, जो कि इस एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे ही फोटोन इससे बाहर निकलेगा तो इसके पास कोई ना कोई संवेग होगा, फोटोन होगा। तो इसके बाद संवेग होगा तो ये कहाँ आएगा, लौट के वापस के पीछे की तरफ आएगा। कुल मिला के ये एक बंदूक है जिसमें से गोली आगे की तरफ निकलेगी तो बंदूक कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। उसी तरह से इसमें से कोई फोटोन निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, बैक साइड में जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। माना इस एटम का जो वेग है हम v रिकॉइल मान लेते हैं और ये फोटोन का है।
इस एटम का मास यदि कैपिटल M है तो P फाइनल क्या लिखेंगे, P फाइनल लिखेंगे एटम का मोमेंटम m इंटू वी रिकॉइल और मोमेंटम ऑफ फोटोन। ठीक है, चलिए अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है आपको पता ही है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जितना इनिशियल है उतना ही क्या होना चाहिए, फाइनल। तो इनिशियल कितना कह रहा है, 0, फाइनल बोलो, फाइनल आ गया m b रिकॉइल। लेकिन प्रॉब्लम है इसका क्या लिखें, अब इसका हम ऐसे तो नहीं लिख सकते m इंटू बी, क्योंकि मास कितना होता है इसका, रेस्ट मास 0, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मोमेंटम निकालते हैं हम किससे, रिलेटिविस्टिक कॉन्सेप्ट से। E बराबर पी सी पढ़ा होगा, P बराबर क्या होता है E बाई सी। यदि ये पसंद नहीं आ रहा तो डी ब्रोगली का संकल्पना याद होगा, क्या होता है डी ब्रोगली की परिकल्पना, हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली H अपॉन लैम्बडा। P बराबर क्या होता है, अरे क्या हो रहा है भाई साहब, H अपॉन लैम्बडा, ये होता है। तो आप चाहें तो लिख दीजिए सीधा H अपॉन लैम्बडा। अब हमको क्या निकालना है, रिकॉइल की वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको इधर ले आओ, एम वी रिकॉइल बराबर माइनस H अपॉन लैम्बडा। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो ये लो जी आंसर आ गया। तो एक बार ये एग्जाम पेपर में आया है, उसके बाद से हमने इसको पढ़ाना चालू कर दिया। हमने कहा भाई आ सकता है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्बडा कहाँ से निकालोगे, ऐसे नहीं पूछता वो क्वेश्चन। कैसे आता है कि एक हाइड्रोजन एटम में एक, या ऐसे लिखो, H एटम का इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 2 में आता है, तो एटम का रिकॉइल वेलोसिटी बताइए। तो देखो अब हमको रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता है, क्या है, H अपॉन m लैम्बडा। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखें तो माइनस क्या बता रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन को। लेकिन हमको H तो निकाल देंगे, वो तो हमको पता है 6.62 10 - 34। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो मास एटम का, हाइड्रोजन एटम को मास देगा, और आप लिख सकते हो प्रोटॉन के मास के बराबर ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो है H का मास निकालना है, सॉरी लैम्बडा, 1/λ लैम्बडा निकालना है। तो 1/λ लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, R(Z²) 1/(n1² माइनस n2 स्क्वायर। अब कोई सा भी n1 हो, कोई सा भी n2 हो, यहाँ जो छोटा है वो लिख दो, यहाँ जो बड़ा है वो लिख दो। तो 4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/4 माइनस 1/16 सॉल्व करके वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। वैसे इतना लंबा जाएगा नहीं वो, तो आपको इस फॉर्मूले को याद रखना भाई, ये बहुत अच्छा आता है। हमने शायद इसका न्यूमेरिकल करवा दिया है, नहीं करवाया तो देख लो। इस तरीके से रेशो पूछेगा, ये क्या पूछेगा हमेशा इसमें, रेशो। जैसे हाइड्रोजन एटम में यदि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो n बराबर 4 से n बराबर 1 में जा रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो n बराबर 4 से n बराबर 2 में जा रहा है, तो इनके बीच में जो लैम्बडा है उनका रेशो बताओ। तो कैसे निकालोगे, माना इस केस में लैम्बडा 1 आ रहा है, इस केस में लैम्बडा 2 आ रहा है, तो लैम्बडा 1/λ2 बराबर सीधा सीधा क्या लिखना है, R(Z²) लैम्बडा 1 4 से 1 में, तो 1 - 60 क्योंकि 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा R(Z²), कहाँ से जा रहा है 4 से 2 में, तो 2 का स्क्वायर माइनस 60। इसको सॉल्व कर देना, R(Z² से R(Z² कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। ये जो है R, ये होता है रेनबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है, रेनबर्ग कांस्टेंट 1.034 10⁻⁷ 1/मीटर इसका मात्रक होता है। और आप चाहते हो इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, तो ये काम में ले लिया करो, ये लगभग बराबर होता है 1/मीटर। दैट इज द रेनबर्ग कांस्टेंट R। ठीक है, एक छोटा सा चीज़ और हम बता देते हैं, वो भी आप देख लो। छोटा सा चीज़ क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम पेपर में आ जाता है। यूँ तो कई सारे हैं, लेकिन हल्का हल्का जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो दे ही देते हैं। बाकी का तो ये पेपर सेटर जो होते हैं, पेपर सेट करने वाले, उनके मूड पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। माना कोई ऐसा लेक्चरर है, कोई ऐसा टीचर है, या कोई ऐसा प्रोफेसर है जिसको एटम बड़ा पसंद है, जिसको ग्रेविटेशन बड़ा पसंद है, या किसी को सेमीकंडक्टर बड़ा पसंद है, तो वो कोशिश करता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देने की। तो आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें कभी कभार किसी ना किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं यही वजह होती होगी। और बाकी का कोशिश तो यही की जाती है
की सिमिलरिटी बनी रहे, लेकिन जैसे बड़े चैप्टर जो है उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सेमीकंडक्टर है, क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है मतलब काइनेमेटिक्स है और यूनिट एंड डायमेंशन है, तो क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, चलिए और हम डिस्कस करते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। एक छोटा सा पूछा गया था, क्या पूछा गया था, जैसे वैसे तो ये एटॉमिक फिजिक्स जब हम नेट लेवल की पढ़ते हैं, गेट लेवल की पढ़ते हैं तब आता है। बाकी का जैसे पूछा गया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एनर्जी स्टेट हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, ओके, और कोई भी एनर्जी लेवल जो है माना nth है, nवे एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है और nवे एनर्जी लेवल से वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, तो हमको कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो मिल सकती हैं वो तो एक ही हो गई। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ठीक है, और चलो और इसका थोड़ा ठीक ठाक बनाते हैं। फिर दूसरा क्या बन सकता है, यहाँ 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 इस तरीके से बन सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी और भी आएंगी इस तरीके से। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी, तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। यदि इमिशन का केस है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप n-1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। अब n बराबर 5 है, 4 है, तो वैल्यू रख देना, आपके नंबर ऑफ लाइन्स आ जाएंगी जो कि इमिट होने वाली हैं। ये भी पूछ सकता है डिफरेंट फोटोन की जो एनर्जी है या डिफरेंट एनर्जी की जो फोटोन है उनकी संख्या कितनी है, रिपीट कर रहे हैं। जैसे माना 1 2 3 4, n बराबर 4 से कोई इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ आना चाहता है, तो बताइए कितनी स्पेक्ट्रल लाइन जो है, स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है। तो देखो यहाँ से वो यहाँ आ सकता है, यहाँ से वो यहाँ भी आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है। दूसरा वो सीधा यहाँ आ जाए, फिर इसको यहाँ आना पड़ेगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास 6 स्पेक्ट्रल लाइन बननी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। कैसे पता लगा, देखो जी 4 -1/2, 4 3/2 कितना आया, 6। तो 6 स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी। अब चलो ये तो छोटा था, माना जैसे n बराबर 3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, n बराबर कितना है, 3 है, तो 3 से कितने आएंगे, सीधा यहाँ आ जाए, हो सकता है यहाँ से आए फिर यहाँ से आए। तो इस तरीके से 3 लाइन तो बन रही है, चेक कर लेते हैं। 3 × 3 - 2/2, 3 × 1, हाँ 1 आएगा ना, इधर 2 का आया, ठीक है, 2/2, 2 से 2 कट के आंसर कितना आया, 3। तो 3 स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी। अब माना कोई अपशोषण का केस है, ये तो किसके लिए है, इमिशन के लिए, मतलब उत्सर्जन के लिए। और ध्यान रखना, या तो वो पूछेगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब स्पेक्ट्रम की रेखाओं की संख्या, या ये कह सकता है कि निकलने वाले फोटोनों की संख्या। बात बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोई आएगा तो फोटोन निकलेगा, पर वो जो फोटोन निकलेंगे वो अलग अलग एनर्जी के निकलेंगे। पर यहाँ से यहाँ कोई आ रहा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, यहाँ से यहाँ कोई आ रहा है तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ अलग अलग एनर्जी वाले फोटोनों की संख्या कितनी है, या अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या कितनी है। ये किस में केस है, इमिशन में। और यदि अब बात करें अवशोषण में, किस में बात करेंगे, अवशोषण। तो अवशोषण के लिए ये जो फॉर्मूला है वो होता है n-1। ठीक है, जैसे कोई एग्जाम्पल यहाँ तक जाना चाहता है तो 1 2 और 3, तो इस तरीके से हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो कितने होते हैं। माना यहाँ से nth में जाना है तो 1 2 3 हमेशा कम मिलेंगे। जैसे चौथे लेवल पे उसको जाना है ग्राउंड स्टेट से, तो कितने तरह के फोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है, 1 यहाँ से यहाँ तक, 2 और 3। ठीक है, तो 4 में जाने के लिए 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4, तो 3 फोटोनों को एक्सेप्ट करेगा 4 में जाने के लिए। इसलिए यदि n बराबर 4 का पूछेगा ग्राउंड स्टेट से n बराबर 4 में जाने के लिए मिनिमम जो फोटोन की संख्या है वो कितनी है, 3 है। इसमें से 1 घटा देना, 5 में जाने के लिए 4। कैसे, 1 से 2 में, 1 से 3 में, 1 से 4 में और 1 से 5 में। ठीक है, डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, बट आप तो 2 बातें ध्यान रखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा बार आता है, मतलब कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये जो एटम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। ये जो टाइम आ गया है, अब आ गया रिवीजन का टाइम।
तो आप प्रॉपर वे में रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हम पहले वाले लेक्चर में भी कह चुके हैं, हाफ टाइम आप रिवीजन के लिए रखें, बाकी का हाफ टाइम आप नई नई चीज़ों को सीखने के लिए रखें। यदि आपका सिलेबस पूरा हो गया है, कुछ चैप्टर्स छूटे हुए हैं, तो भी आप प्रॉपर रिवीजन में स्टार्ट कर सकते हो। रही बात हिंदी इंग्लिश, जो बाकी का मटेरियल है उसमें से मिनिमम जो मार्क्स हैं वो तो आप पढ़ोगे तो भी आएंगे, नहीं पढ़ोगे तो भी आएंगे, ठीक है। जैसे 30 नंबर का पार्ट है तो 30 में से आपके 15 तो लगभग सबके आएंगे ही आएंगे। 150 में से 120 का फिजिक्स है, 30 का हिंदी इंग्लिश जो आपका जीके वगैरह है। और करंट अफेयर के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। करंट अफेयर एक ऐसा फील्ड है जहाँ अनसर्टेनिटी बहुत है, अनिश्चितता बहुत है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए। तो जहाँ हमारी पॉसिबिलिटी अच्छी है, जहाँ पढ़ने से हमको बहुत कुछ मिल रहा है, जैसे फिजिक्स में आप फिजिक्स पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा पार्ट है 120। आपको लाने कितने से हैं? कैटेगरी से हो तो 75, कैटेगरी नहीं हो, जनरल हो या अदर स्टेट से हो तो 90, और 90 में से 15 वहाँ से ले आए, आप कितने हो गए? 75 बचे। तो 75 लाने के लिए, या जो बाकी के हमारे 75 लाने हैं जिसको कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनको 15 उसमें मिल जाएंगे, तो 60 लाने हैं। तो मिनिमम मार्क्स ही तो लाने हैं। वो बात अलग है कि आप मैक्सिमम कितने भी लाओ, फर्स्ट रैंक ले आओ, लेकिन पहले सिलेक्शन सिक्योर करो। क्या प्रोसीजर है? रिवीजन वर्तमान में चालू कर दो। क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनना चाहिए, बाकी का तो कुछ भी होगा, लेकिन आप पहले रिवीजन करो, वो बहुत ज़रूरी है। रिवीजन करने का क्या तरीका होता है, ऐसे कॉपी लेके मत बैठ जाना, आप तकलीफ़ हो जाएगा। एक जो मेन कॉपी आपकी पहले वाली है जिसमें आपने अपने नोट्स तैयार किए हैं, उसको पढ़ते वक्त एक छोटा कॉपी या एक छोटा सा नोटबुक और साथ में रखो। जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी का भी रिवीजन कर रहे हैं, माना आप एटम का रिवीजन कर रहे हैं, तो एटम के रिवीजन में आप जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ोगे तो पता लगेगा, अरे यार मुझे तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है, संघट्ट प्राचल है, इसका फॉर्मूला मैं भूल गया, मुझे याद नहीं आया, तो उसको नोट डाउन कर दो। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, कोशिश तो करो रब पे खुद ही लिखने की कि बोर मॉडल में कितने पोस्टुलेट है, 3 हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का क्या है, रेडियस का क्या है। अब माना रेडियस में आपको डिजिट भूल गए, यार 0.529 था या 92 था या पॉइंट पहले था कि बाद में था, तो यदि आप जिस चीज़ को भूल गए कॉपी खोल के देखो और उसको लिख दो। क्योंकि आपको प्रॉब्लम क्या है, इस समय आप फिजिक्स तो पढ़े हो काफ़ी लंबे समय से, और लंबे समय से फिजिक्स पढ़ने के कारण 100% फिजिक्स में से आपको 70% या 60% तो अच्छे से आता है, लेकिन उन अच्छे से जो फिजिक्स आती है उनके बीच में कुछ पॉइंट्स ऐसे फंसे हुए हैं जो आपको तकलीफ करते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है अपन को कुछ नहीं आता। हमारी बात को आप समझ गए होंगे। किसी भी चैप्टर में आपने यदि वो पढ़ा है, एक बार भी पढ़ा है, तो उसमें 50% मटेरियल तो आपको आता है, लेकिन 50 कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है ये हमको पहचानना जरूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं, रिवीजन जब चालू करते हैं तो पहले पेज से पहले शब्द से आखिरी तक करते हैं। अरे बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम बीच में आ रही है, ठीक है। तो आप नोटबुक साथ में रखें, जो आपको नहीं पता है, जिसको आप बोल रहे हैं वो उसको नोट करते जाएं, जिससे यदि इन फ्यूचर में रिवीजन करना पड़े तो आप पूरे का ना करें, उस छोटे से पेज का ही कर ले, और वही आपको दिमाग में वो कॉन्सेप्ट को बता देगा कि यार मैं यहाँ भूल जाता हूँ, तो वो आप वहाँ से पढ़ पाओगे। एक बात और, ये जो टाइम है इसमें आप बिल्कुल टाइम को ख़राब ना करें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ते पढ़ते कभी कभार माइंड को फ्रेश करने के लिए मोबाइल यूट्यूब चलाते होंगे, उसमें शॉर्ट्स या रील्स देखते होंगे। आप बिल्कुल ना देखें, माइंड कभी भी इन चीज़ों से फ्रेश नहीं होता, डिप्रेशन में जाता है। आप वहाँ देखते हो कि आपकी ही उम्र का कोई लड़का कोई लड़की नॉनसेंस हरकत करके, उल जलूल वीडियो बना के, गालियाँ दे के फेमस हो रहा है, स्टार बन रहा है, और आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, तब आपका कुछ नहीं हो रहा, तो डिप्रेशन में आपको आओगे। कॉमेडी देख लिया, आपको रियलाइज़ होगा कि यार इनका लाइफ कैसा है, हमारा लाइफ कैसा है, तो कंपैरिजन आप करोगे। इसके अलावा कॉमेडी आपको टेंशन फ्री नहीं कर सकता। आपको मज़ा कब आता है, एक्चुअल में फील करो, आप सोचो मज़ा किस दिन आएगा, जब ज़्यादा पढ़ाई कर लिए होंगे, जिस दिन सिलेक्शन होगा। कॉमेडी भी यदि आप देख रहे हो, वो सारी वीडियोस आप देख रहे हो, तो वो आपको डिप्रेशन देंगी, तो आप उनको ना देखें और परमानेंट सक्सेस की तरफ जाएं। आपकी जो उम्र है उस उम्र में कंपैरिजन इतना ज़बरदस्त होता है, क्योंकि आपके ही उम्र के कई सारे लड़के और लड़की कुछ ऐसा करके, कुछ छोटे मोटे चीज़ें करके बहुत सारी व्यूअरशिप, बहुत सारी पब्लिसिटी वो ले लिए हैं। तो फिर आपका कंपैरिजन करना उस चीज़ के साथ स्वाभाविक है, बहुत अलग, बहुत नया नहीं है।
वो कंपैरिजन होगा ही होगा। पहले क्या था, मोबाइल्स की इतनी बड़ी सुविधा ना होने के कारण कंपैरिजन नहीं होता था, तो व्यक्ति टेंशन फ्री रहता था, मेहनत करता था। आजकल क्या है कि आप दिल्ली वाले लड़के से भी कंपैरिजन कर रहे हो, मुंबई वाले लड़के से भी कंपैरिजन कर रहे हो, तो कंपैरिजन बहुत गलत बात है। और इसका एक ही सोल्यूशन है, वो देखना बंद कर दो। देखना बंद करोगे तो क्या होगा, आप अपने काम पे फोकस करोगे, क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर नए नए आए हैं, जो किसी गाने के बोल पकड़ के वीडियो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक गेन कर रहे हैं, तो उनकी सक्सेस जो है वो परमानेंट नहीं है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, पहले एक बार बीच में वो कच्चा बादाम करके एक गाना आया था, आपको पता होगा, आप सोचते होंगे यार टीचर भी देखता है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वायरल हुआ था, तो लगा यार क्या ज़िंदगी है यार उस बादाम वाले की, पता उसको वायरल कर दिया। आज आप उसको देखते हो क्या, आज कहाँ है वो, क्या कर रहा है, क्या किया उसने इस तरीके से। तो एक सेकंड के लिए वायरल होना या एक दिन में ही वायरल हो जाना, ये आपके लिए दुखदाई है। कितने सारे ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो डिप्रेशन में हैं क्योंकि लोग उनको देखना पसंद नहीं कर रहे। एक बार तो बहुत पब्लिश हुए थे, फिर बाद में नहीं हो पा रहे। तो कई सारे लोग जो हैं इस तरीके से कंपैरिजन करके अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं। आप जिस काम को कर रहे हो वो परमानेंट सक्सेस है। और कई सारी बार क्या होता है कि आपको जो चीज़ें करने का मौका मिलता है ना, वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अब जैसे किसी बॉलीवुड स्टार का बेटा है तो उसके 99% चांसेस हैं कि वो बॉलीवुड में ही जाएगा, वो टीचर बनने की तैयारी नहीं करेगा। हम सब लोग जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो पहले अपने आप की जो ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करते हैं, और उनको फेस करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, लेकिन अपनी परिस्थिति और सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है। तो इन जो रिमेनिंग डेज हैं, मोबाइल बिल्कुल ना चलाएं। मोबाइल में ये जो गैलरी है जिसमें आपने कुछ इस तरीके के वीडियोस डाउनलोड कर रखी हों जो आपके मनोरंजन के लिए चाहिए, वो मत देखना। हाँ, गाना सुन सकते हो, गाना भी जो धमाकेदार ना सुने, सिंपल वे के गाने सुने। हालांकि ये हमारा कहने का कोई अधिकार नहीं है आपके ऊपर, हमारा काम तो फिजिक्स पढ़ाना है, लेकिन इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। गाने सुन सकते हो रिलैक्स मोड वाले, लेकिन वीडियोस को अवॉइड कर दें बिल्कुल। आप कोशिश ये करें कि कभी ना देखें ये छोटी छोटी जो रील्स आती हैं। आप प्रॉपर कोई कंटेंट देखना है, हमारी वीडियोस तो खूब देखो, हमारी वीडियोस तो आपको देखनी पड़ेंगी। चलिए, और कोई भी यदि आपकी ख्वाहिश हो नेक्स्ट टॉपिक की, जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर आया है, एक क्या नाम है उस स्टूडेंट का, उसने कमेंट किया था, ग्रुप में भी कई सारे कमेंट आए हैं कि सर ये टॉपिक पूरा करवा दो। तो कोशिश कर रहे हैं चीज़ें और अच्छी बने। बाकी का हमें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।